हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखेंगे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में कई संशोधन किए गए और 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गई। तो वर्तमान में हमारे संविधान में पूरा 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम अनुसूची। फर्स्ट अनुसूची क्या कह रही है? इसमें केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की सूची है। आप सभी को पता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये उनके बारे में बताता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखने के लिए है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि संसद चाहे तो किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा घटा सकती है, उसके लिए किसी विशेष संशोधन की जरूरत नहीं है। संसद चाहे तो वो साधारण तरीके से भी कर सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 क्या कह रहा है? इसमें भारत के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन लोगों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का उल्लेख है। देखिए, हम यहाँ एक ट्रिक के तहत समझ सकते हैं कि जो हमारे पदाधिकारी हैं वो ये कहेंगे नहीं, पहले चलिए हम वेतन लेंगे, उसके बाद ही हम शपथ ग्रहण करेंगे। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि दूसरी अनुसूची में जो है वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं अनुसूची 3। जो हमारी अनुसूची 3 है वो क्या कह रही है? इसमें शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। सेकंड में क्या था? उन्होंने पहले वेतन ग्रहण किया, उसके बाद थर्ड में शपथ लिया। तो जो कि विधायिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो हैं, न्यायाधीशों आदि को पद ग्रहण करने के समय लेने होते हैं, ये शपथ उनसे संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ एक उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी हैं वो ले रहे हैं शपथ। बाहुबली से उनको रिलेट करके दिखाया गया। चलिए हम देखते हैं चतुर्थ अनुसूची। इस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। आप सभी को पता है कि राज्यसभा जो है वो वरिष्ठ सदन है, उसमें जो भी सदस्य रहते हैं वरिष्ठ सदस्य वही जाते हैं राज्यसभा में। तो वो कहाँ से सदस्य चुन के आते हैं? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटें आवंटित की जाती है। जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं वो चुन के, तो उनको जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटें आवंटन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी समझ सकते हैं आप कि राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। और पहली चीज़ तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता है, ये एक स्थायी सदन है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ कुछ आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा में जो सीटें हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि राज्यसभा में कुल 250 सीटों का प्रावधान है, जिनमें से कुछ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 जो रहता है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पाँचवीं अनुसूची। जो हमारी पाँचवीं अनुसूची वो क्या कह रही है? इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण के लिए जानकारी दी गई है। जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके बारे में बात करता है। इसके तहत राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं कि गवर्नर जो है उनको ये पावर दी गई है कि किसी भी क्षेत्र को अगर उसको लग रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित करना है तो राज्यपाल कर सकता है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विशेष प्रावधान होता है। जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके बारे में बात करता है पाँचवीं अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जनजातियों की भूमि और संसाधनों की संरचना इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य है। मतलब जो पांचवी अनुसूची है वो उसका कार्य है कि जनजातियों की भूमि, संसाधन, उनके हितों को प्रभावित न हो पाए, तो इसका कार्य यही है। चलिए हम देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या कह रहा है? इसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन शामिल है। जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ का कैसे प्रशासन होगा उसके बारे में बात करता है। यह पूर्वोत्तर भारत जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एक ट्रिक के तौर पे आप समझ सकते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ पे ये लागू होता है। इन क्षेत्रों में स्वायत्त शासी जिला परिषदों का गठन होता है। ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ जिला परिषद का गठन होता है, जो स्थानीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती है वहाँ की। और फिर उसको क्या अधिकार रहेगा? इन परिषदों को जो अधिकार रहेगा वो कानून बना सकती हैं, टैक्स लगा सकती हैं, तो ये सब अधिकार रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो जनजाति हैं उनको दिखाया गया। उसके बाद हम देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संघ और राज्य सूची शामिल है। ठीक है, तो ये क्या कह रही है? यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के वितरण का वर्णन कर रही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है उनके बीच जो सत्ता का डिवीजन किया गया उसके बारे में बात करती है। इसमें 3 सूचियाँ हैं। संघ सूची, आप सभी को पता है कि संघ सूची पर जो कानून बनाएंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी, जबकि राज्य सूची पे राज्य सरकार
और फिर एक आता है समवर्ती सूची, तो उस पर जो कानून बनाएंगी वो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बना सकते हैं। तो संघ सूची में जो विषय आते हैं उन पर केवल संसद कानून बना सकती है, जैसे रक्षा हो गया, विदेश नीति, ये सब संघ सूची के तहत आते हैं। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि रक्षा जो है वो किस सूची में आता है, संघ सूची, राज्य सूची की समवर्ती सूची। ऑप्शन दे देगा आपको, वो बताना होगा वहाँ पे। फिर हम देखते हैं राज्य सूची। इसमें वे विषय आते हैं जिन पर केवल राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती हैं, जैसे जो पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ, ये सब राज्य सूची में आएगा। उसके बाद समवर्ती सूची हम देखते हैं, तो इनमें दोनों बनाएंगे कानून। अब हमारा जो एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, तो ये सब समवर्ती सूची के तहत आएंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वीं अनुसूची। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको अक्सर ये देखने को मिलते हैं और सभी बच्चे गलत ही करके आते हैं ज़्यादातर। तो क्या कह रहा है 8वीं अनुसूची? सबसे पहले यहाँ देखने वाली बात है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 ही भाषाएं थीं, 22 भाषाएं नहीं थी। लेकिन वर्तमान में तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो फिर बाद में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधी भाषा जो थी, जो सिंधी भाषा है उसको 21वें संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने वाली चीज़ है कि 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें नमक जोड़ा गया। मैं ट्रिक के तौर पे आपको बता रही हूँ, नमक का अर्थ है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, आप ऐसे याद कर लेंगे। तो वो जोड़ा गया। फिर उसके बाद एक संशोधन हुआ 2003 में, 92वां संविधान संशोधन, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं हम उनका जिक्र करेंगे। तो जो भाषाएं शामिल हैं वो ये हैं: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये सब भाषाएं जो हैं वो हैं। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त किया गया था, तो जैसे कि तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ये सब शास्त्रीय भाषाओं का इनको दर्जा मिला है। चलिए आगे हम देखते हैं नवीं अनुसूची जो हमारे संविधान की है। भारतीय संविधान की जो नवीं अनुसूची है, इसमें केंद्र और राज्य के उन कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और इसे संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ा गया था, 1951 द्वारा जोड़ा गया था। तो नवीं अनुसूची को भूमि सुधार के नाम पे भी जाना जाता है। तो नवीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षित करना था। जो हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए और भूमि को किसानों में वितरित करने के लिए ये लाया गया था, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। ओके, क्लियर हुआ? चलिए हम देखते हैं आगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2007 में IR कोहेलो केस जो हुआ था उसमें आया, बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि नवीं अनुसूची में शामिल कोई भी कानून जो रहेगा वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसे एक न्यायिक समीक्षा के तहत चुनौती दी जा सकती है। देखिए यहाँ पे ये था जो, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ये जो बातें कही गई कि अगर किसी भी कानून को नवीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा, किसी भी चीज़ को, तो वो क्या रहेगा कि आप उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। यही हो गया था, जैसे भूमि सुधार, इसको सुरक्षित करने के लिए लाया गया था। लेकिन फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियर कर दिया कि जो है कि संविधान के अगर कोई भी कानून अगर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो आप उसको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, उसको चुनौती हम दे ही सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। यह दल बदल विरोधी कानूनों से जुड़ी है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उससे जुड़ी हुई है। यह उन सदस्यों के लिए एक निवारक है जो एक राजनीतिक दल से दूसरों में जाते हैं। इसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, शिवसेना विवाद का उदाहरण। 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों के बीच विभाजन हुआ। एक गुट ने पार्टी के खिलाफ जाकर नई सरकार बनाई। इस पर दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी अयोग्यता की मांग की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां यह तय किया गया इस प्रकार के मामलों में स्पीकर की भूमिका और प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। तो यहाँ एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रही है? यहाँ पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है। ठीक है, 11
वी अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कितने विषय? 29 विषय हैं जो पंचायतों के अधिकार, दायित्व और प्राधिकार के दायरों को रेखांकित करते हैं, जिनमें ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल जैसे विषय शामिल हैं। तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से संबंधित है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पंचायत सीरीज भी दिखाया गया, आप सबने देखी होगी। तो ये तो हमारे हैं सचिव जी। उसके बाद हम देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या कह रहा है? 11वीं अनुसूची जो था वो पंचायत से संबंधित है, वैसे ही 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। यह नगर पालिका की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है। तो इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। जबकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि 11वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो उसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो क्या कह रहा है इसमें? नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों का उल्लेख है, जबकि पंचायत में 29 विषयों का उल्लेख है। आप ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो इसमें नगरीय योजना, जल आपूर्ति, साफ सफाई, परिवहन और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है 12वीं अनुसूची। इस प्रकार संविधान की अनुसूचियां देश के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करती हैं। चलिए, तो आज की क्लास हो गई है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।